नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये हमेशा हमारे दर्शकों के लिए भी एक सौभाग्य का विषय होता है, क्योंकि आपके विचार बहुत सुलझे हुए हैं और आप एक एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट भी हैं और बहुत वर्क भी आपका है आदित्य जी, तो हमेशा आपका स्वागत। तो आज चूंकि ईयू और भारत के बीच में वो डील हो गई है, एफटीए साइन हो गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अगले 3 से लेकर के 10 साल में कंप्लीटली जमीन पर उतरेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज डील हो गई है और ये कल से या परसों से या 10 दिन के बाद से लागू हो जाएगा और सब कुछ हरा हरा दिखाई देने लगेगा। इसकी एक प्रोसेस है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और 3 दूसरे देश भी हैं जो यूरोप के हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूके, जो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, पर उन तीनों के साथ भी भारत की ट्रेड डील हो चुकी है, अलग अलग रूप और स्वरूप में। अब इन 27 देशों के समूह के जो यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेता हैं, वो गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट भी थे और अगले दिन यानी 27 जनवरी को एक ट्रेड डील भी साइन हो गई है। इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आदित्य जी, इस डील को अमेरिका किस दृष्टि से देख रहा है और वहां इसे किस तरह लिया जा रहा है? आपने ट्रम्प का कमेंट तो देख ही लिया होगा, द बिग डैडी 50% टैरिफ। तो एक समराइज कर देता है कि क्या व्यू पॉइंट है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अमेरिका का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पुराना खिलाड़ी, कंटिन्यूटी वहां पे है क्योंकि ओल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आदित्य जी, इसको चेक किया करिएगा। आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। ओके, आप ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही हो गई है। ओके, तो ये जो आपने ट्रम्प का आपने कमेंट तो देख ही लिया है, द बिग डैडी इज वेटिंग, द बिग डैडी। नाउ बिग डैडी का कमेंट उनका दिखाई देता है कि क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू है। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पुराना खिलाड़ी है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पिछले जो भी भारत के और अमेरिका के रिश्ते हैं उसका पूरा डिटेल है। तो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन बिजनेसमैन आर शॉक्ड, मोस्ट ऑफ द, और गुस्सा भी अपनी गवर्नमेंट से कि इतना नाटक आपने किया फॉर लूजिंग इंडिया एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोप। यूरोप का स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। अमेरिकन इकोनॉमी एक नए विजन पे चल रही थी कि गोल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब उनका था कि ह्यूमन बींग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, हमारे पेपर करेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपका यूरोप है वो अभी भी ट्रेडिशनल मॉडल्स में है, स्लो काम करता है, उसके पास गोल्ड है, तो उसको करेंसी का प्रॉब्लम नहीं है कि करेंसी का किस पे वैल्यूएशन होगा। तो यूरोपियन यूनियन इज ए बेटर ट्रेडिंग पार्टनर जिससे आप कुछ बात भी कर सकते हैं, नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अमेरिका जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आपको मालूम ही है कि वो एक डिक्लाइन फेज में है और शायद वो सुपर पावर भी ना रहे। और अमेरिका ने जिस तरह उसको खुली छूट दी गई बाय यूरोप, यूरोप उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बाय यूरोप टू बिकम द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। बेसिकली यही था कि अमेरिकन ट्रूप्स लड़ेंगे, अमेरिकन ट्रूप्स जीतेंगे और हम लोग उसके पीछे ट्रेड करेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन अब अमेरिकन शैडो से बाहर आ गया। इट इज गुड फॉर द वर्ल्ड एंड गुड फॉर इंडिया। मतलब भारत एक अलग ही, मैं जब दुनिया बोलता हूं तो भारत को मैं अलग मानता हूं क्योंकि भारतवर्ष तो देवताओं द्वारा सेवित है और धार्मिक संस्थान है जो कि दुनिया में सिर्फ एकमात्र जगह है, बाकी जगह कोई नहीं है, ये तो पुराणों में लिखा हुआ है। तो इसलिए दुनिया एंड द वर्ल्ड एंड भारत
सेपरेट एंटिटी है दोनों। और तो इसलिए इट्स गुड फॉर दिस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो हम लोग यहाँ पे हम लोग हैं। क्योंकि अगर आप पावर हाउसेस देखें तो यूरोपियन यूनियन एक पावर हाउस है, चाइना दूसरा है, तीसरा इंडिया है। रशिया भी इतना बड़ा पावर हाउस नहीं है, ना ही अमेरिका पावर हाउस है। अमेरिका सिक्योरिटी गार्ड है और रशिया इज अ डिपेंडेंट स्टेट ऑन अदर कंट्रीज। आप उसको चाहे उसके कितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हो और उससे वो सब हो, इट डजंट मैटर। इट ओनली टेक्स 10 न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री नाउडेज, ओनली 10। तो 2000 हो या 4000 हो या 5000 हो, डजंट मैटर। तो इसलिए ये ट्रेड डील को अमेरिकन जो देख रहे हैं बोथ एज ए थ्रेट ऑल्सो एज ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं एज ए थ्रेट और अमेरिकन देख रहे हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो अब ट्रंप के लिए दुनिया मुश्किल होने वाली है बाय द बिजनेस कम्युनिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जितना नुकसान ट्रंप ने बिजनेसेस का किया है थ्रू टैरिफ, अभी इंटरनल रिपोर्ट भी आ गई है कि 96% ऑफ टैरिफ was are borne by the American citizens. 4% ही फॉरेन कंट्रीज ने अब्सॉर्ब किया है और भारत ने तो बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं किया। भारतीय कंपनीज ने, उन्होंने एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज कर दिया लेकिन अब्सॉर्ब नहीं किया है। लेकिन आई स्टिल हैव टू सी द वैलिड डेटा फ्रॉम द इंडियन बिजनेस साइड, वो अभी तक मिला नहीं है मुझे, तो आई कैन नॉट बी सर्टेन ओवर देयर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो यूएस गवर्नमेंट की इंक्रीज इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिकन फर्म्स। जो $200 बिलियन उन्होंने कमाया यूएस गवर्नमेंट ने, वो अमेरिकन फर्म से पे किया है और वो $200 बिलियन जा रहा है लोन सर्विसिंग के लिए टू द फेडरल रिजर्व, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ओन नहीं करती। ओके, सो अमेरिकन तो नेट देखा जाए तो किसी को कोई फायदा नहीं है इन अमेरिका। जो भी अभी तक टैरिफ्स हुए हैं, एक भी डील साइन नहीं हुई है, एक भी डील साइन नहीं हुआ है। कतार से उन्होंने $400 मिलियन का प्लेन ले लिया एज ए गिफ्ट, जो मिला था उसको यूज कर नहीं सकते नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, 3 से 10 साल। सी अ डील ऑफ दिस साइज टेक्स टाइम टू इम्प्लीमेंट, और उसमें बहुत सारा जो अभी तो ओवरऑल फ्रेमवर्क एग्री हुआ है, ओवरऑल ड्यूटीज एग्री हुई है, बट ईच इंडिविजुअल आइटम की क्या पॉलिसीज रहेंगी, वो कौन सी कार आ सकती है इंडिया, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जा सकते हैं इंडिया से बाहर, कौन से टेक्सटाइल्स जा सकते हैं, कोई किस प्रकार का स्टैंडर्ड्स होगा। तो इसलिए बिल्कुल सही है, दीज टाइप ऑफ डील्स टेक टाइम। अगर किसी भी और देश के साथ भी होती है तो वहां पे भी टाइम लगता है। इवन विद यूएई और इवन विद अदर कंट्रीज इट इज टेकिंग 3 to 5 years। तो दैट्स अ वैलिड टाइम फ्रेम। लेकिन एक बात सच है कि 2013 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो कंक्लूड नहीं कर पाए थे। तो इट टुक टाइम फॉर इंडिया, 11 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन इट इज डन फाइनली। आदित्य जी, 2007 में टॉक्स शुरू हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ। 18 साल लग गए, करीब करीब 18 साल लग गए इसको सिरे चढ़ाने में। और 2022 में मोदी सरकार ने नए सिरे से टॉक्स की शुरुआत की थी। तो क्या हम ये मान लें, तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप भी पिक्चर में नहीं थे, बाइडेन थे, और डोनाल्ड ट्रंप बाद में आए। तो इस बात के लिए हमें मोदी की सूंघने की क्षमता की दाद देनी पड़ेगी। वो बहुत आगे तक देख रहे थे कि हमें अगर आगे बढ़ना है और अगर हमने टारगेट लिया है 2047 में एक विकसित राष्ट्र की पांत में खड़े होने का, तो हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो आज उनका विजन, उनकी जो विजिलेंसी थी वो काम आ रही है। और अल्टीमेटली जब अमेरिका के बदले हुए रुख की वजह से भारत के व्यापारियों को करीब करीब $60 अरब का नुकसान संभावित था, ऐसे समय यूरोपियन यूनियन के साथ ये एफटीए साइन होना, अभी टाइम है, 27 देश हैं, सभी देशों की पार्लियामेंट भी अब इसको स्वीकृत करेगी और भी औपचारिकताएं हैं, समय लगेगा। लेकिन एक विंडो अगर बंद होती हुई दिखाई दी, और महत्वपूर्ण विंडो थी वो, $60 अरब की चपत लग सकती थी। यहां तो 200 से लेकर के $250 अरब तक की संभावनाएं बलवती हो गई हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारा क्रेडिट देना चाहिए। राम मंदिर, अगर प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता, गारंटीड है। दूसरा, मल्टीपल डिफेंस, जो आत्मनिर्भरता जो हमने 26 जनवरी को देखी, फिनोमिनल, इंक्लूडिंग HAL को कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। ट्रेड डील्स में 6 कंट्रीज के साथ पिछले पिछले कुछ वर्षों में भारत ने FTA साइन किया है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट जाता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ FTA इज द मदर ऑफ ऑल डील्स, जैसे यूरोपियंस बुलाते हैं, हम लोग नहीं बुलाते हैं, यूरोपियंस बुलाते हैं। और आपने 2047 के विकसित भारत की बात करी। देखिए, क्या है कि कुछ भारत को अपना दंड नीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थोड़ा चेंज करना भी पड़ेगा, बिकॉज अभी हम, जैसे प्रधानमंत्री मोदी तो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, सैंक्शंस पॉलिसी भारत को लानी पड़ेगी कि अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए जो कि इंटरफेरेंस लगता है भारत को इलेक्शंस में, कहीं पर भी यूरोप से, तो वहां पे आपको इसी ट्रेड डील में ऐसा भी कुछ एडिशन करना चाहिए भारत को, और इन ए डिफरेंट वे, नॉट इन द ट्रेड डील, कि हम सैंक्शंस लगाए जाए उस बकवास के ऊपर, या जो हमारे ऊपर धर्म अंतरण के जो प्रोग्राम्स चलते हैं नॉर्दर्न यूरोप से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, फिर वेटिकन से, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो ये ट्रेड डील के बदले में बहुत सारी चीज उस तरह का भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वही यूरोपियंस करते रहे पहले से। तो उस तरफ तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि फ्यूचर प्रूफ हो जाए, क्योंकि 2047 का जो विकसित भारत है वो तभी बन सकता है जब ये इलीगल कन्वर्जन फॉर मनी स्टॉप फ्रॉम यूरोप, जिसके लिए कैथोलिसिज्म बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और जहां भी कैथोलिसिज्म गया है वहां पे गरीबी छाई है। साउथ अमेरिका आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कोई भी यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन को देख लीजिए, पोर्चुगल को देख लीजिए, कितनी गरीब देश है। तो इस फ्री ट्रेड डील में जो भारत को अपॉर्चुनिटीज हैं, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लस जो एक्सपेंसिव कार्स का इंपोर्ट है, वहां पे तो भारत ने ऑलरेडी कुछ कंडीशंस डाल दिए, इसीलिए वो 3 से 10 साल की बात कर रहे हैं कि जहां पे आप भारतीय लग्जरी कार सेगमेंट जो महिंद्रा और टाटा या भारतीय कंपनीज बनाती हैं, दो शुड बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि उनका भी, मतलब भारतीयों को एक ऑप्शन होना चाहिए कि भाई ये इंडियन कार है, थोड़ी सस्ती रहेगी, 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, व्हाटएवर द प्राइस इज, और ये यूरोपियन कार है, उसमें ये एडिशनल प्राइस रहेगा उसी सेगमेंट में। तो ये सब जो कंडीशंस हैं which will make the deal in favor of Indian manufacturers, which is very important. दूसरा, इसरो का जो सैटेलाइट मेकिंग डिवीजन है, that is one of the most advanced in the world, और यूरोपियंस के पास ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है। उनके पास आरियान रॉकेट्स थे, कुछ थे, जो कि अमेरिका खा गया। अब भारत has become a viable opportunity for them to launch satellites from India. तो दिस डील इज गोइंग टू हेल्प देयर, मेरे हिसाब से वहां पर भी, बिकॉज सैटेलाइट मेकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, रडार टेक्नोलॉजी में, प्लस अभी भारत ने गान भी बना दिया, GAN, जो कि रडार का एक पार्ट होता है, परचेट होता है फॉर द आईसा रडार। सो ऑल दीज टेक्नोलॉजीज जो भारत के पास है वो यूरोप के पास नहीं है, और वो स्केल भी नहीं है उनके पास। सो इन सब पे थोड़ा और प्रोटेक्शन की जरूरत है FTA के अंदर। तो आई एम श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट हैव डन, अभी डिटेल तो देखे नहीं है, बट दे हैव डन। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मोदी जी को ही ये क्रेडिट पूरा जाता है, उनकी सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स डील उन्होंने मात्र 4 वर्षों में साइन करवा दिया, मात्र 4। पिछला वाला तो सारा फेल हो गया था, तो ओनली 4 years में दे हैव साइंड इट। और अमेरिका अगर इतना ढीठ नहीं होता, ढीठ ही बोलना पड़ेगा, तो ये भी अमेरिका के साथ भी साइन हो जाता। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन आर ऑर्गेनिक, उनमें हार्मोन्स नहीं है, उनके अंदर केमिकल्स नहीं है, इसलिए भारत ने उधर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बिकॉज बोथ आर ऑर्गेनिक कंट्रीज। वहां पे भी ऑर्गेनिक खेती होती है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक खेती होती है। सो दैट्स व्हाई दैट इज वन मोर लेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर भारत, कि भारतीय किसानों को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इंडियन डेयरी कैन बी नाउ एक्सपोर्टेड इजीली टू द यूरोप। बाय द वे, कुछ साल पहले भारतीय चीज was voted the best in the world. People may not know that. भारतीय चीज was voted the best in the world in terms of quality. और
लिकर्स में तो मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो वहां पे दे कैन अफोर्ड नाउ एक्सपेंसिव लिकर फ्रॉम यूरोप। आदित्य जी, एक ऑडियो लीक हुआ सीनेटर का, जिसमें कहा गया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की थी, ट्रंप जो है वो फट पड़े, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। और उससे ये भी पता लगा, उसने दावा किया कि एक तो नवारो, एक बेसेंट, खुद डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस, ये चारों ही बाधक बन गए, ट्रेड डील ना होने पाए भारत के साथ। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है ट्रंप की? परेशान करना भारत को, या कहीं कोई ईगो हर्ट हुई थी मोदी जी की वजह से, इसलिए मोदी जी को परेशान किया जा रहा था? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आसिम मुनीर को आप व्हाइट हाउस बुला रहे थे, भारत की इकोनॉमी को डैडी इकोनॉमी बता रहे थे। देखिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, बैड हैबिट्स, कि ट्रंप को पुरानी गलत उनकी आदतें हैं, जिस तरह उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग किया अपने बिजनेस वर्ल्ड रियल एस्टेट डील्स में। तो उनको लगा कि कुछ कंट्रीज पे चल रहा है, मेक्सिको पे चल रहा है, कनाडा पे चल रहा था, अभी कनाडा तो वहां से बाहर निकल गया, और कुछ और देशों पे चल रहा था उनको, मोस्टली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसे करेंगे, क्योंकि वो ब्राउन सिंड्रोम था, ब्राउन व्हाइट सिंड्रोम था, कि वो एक होता है कि व्हाइट अगर ब्राउन सुनता नहीं है तो उसकी हाथ मरोड़ दो। लेकिन इन्होंने सही इतिहास नहीं पढ़ा। भारत किक्ड आउट व्हाइट एंग्लो सैक्सन ब्रिटिश फ्रॉम देयर बैक, किक्ड आउट, मैं बोल रहा हूं, नॉट आजादी उन्होंने दी नहीं, कभी देना नहीं चाहेंगे वो लोग, तो हमने उनको बाहर लात मार कर निकाला है, ये करेक्ट वर्जन है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन सोल्जर्स, इंडियन नेवी मुटिनी, देयर सो मेनी आवर ग्रेट लीडर्स जिन्होंने लड़ा। भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ गए, झुके नहीं। ओके, ये है भारतीय इतिहास। और लोग अभी तो जो हिस्ट्री लिखे बताई गई इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने, और बकवास। गांव गांव में लोग घुस नहीं पाते थे। मैं तो अपने गांव का बता देता हूँ, सोलापुर वगैरह का, कि वहां पे हमको मलेच्छ बोल के उनको घर के अंदर ही घुसा जाता था। घर के बाहर के जो छोटा सा हिंदी में दहलीज बोलते हैं, वही इसके उसी के बाहर रखा जाता था इन लोगों को। तो इंडिया स्नैच्ड इंडिपेंडेंस विच इज राइटफुल देयर्स, और अभी इंडिया को स्नैच करना है इलीगली सेपरेटेड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड बर्मा, एंड जो भी हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज, अमेरिकन को स्पेशली ट्रंप को गलत इतिहास पढ़ाया गया, और इसलिए मैंने उनको वो अपनी बुक भी गिफ्ट करी कि पढ़िए, थोड़ा ठीक का इतिहास पढ़िए, जंग वाला इतिहास पढ़िए, अमेरिकन इतिहास मत पढ़िए, क्योंकि अमेरिकन इतिहास लिखा गया रुडयार्ड किपलिंग की नॉवेल्स में। रुडयार्ड किपलिंग कभी आया ही नहीं भारत में, और इसी तरह उनके जो पुराने इतिहासकार हैं मैक्स मूलर कभी भारत ही नहीं आए। फिर उनके जो एक और हैं विल, क्या नाम है उनका, तो ये सारे लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां लिखी हैं, विलियम जोन्स व्हाटएवर, और इसी को पढ़ के ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इनको लगा कि ब्राउन लोग हैं, मैक्सिकन भी ब्राउन होते हैं, उनके बाद में हमारे जीन्स हैं, उनके पास भी इंडियन जीन्स हैं, उन्होंने मोड़ देंगे तो झुक जाएंगे। बट वो इतिहास भूल गए कि अगर भारतीय इस द्वीप में होते, इसको कौन सी द्वीप बोलते हैं संस्कृत में अमेरिका को, अगर यहाँ पे भारतीय होते तो इन लोगों को हम यूरोप में रखते। तो सेम एग्जैक्टली वो भूल गए बात, तो उनको लगा कि कर देते। और वांस के बारे में क्या है कि थाली का बैंगन है, उसका पूरा इतिहास देख लीजिए, 7 बार तो अपना नाम बदल चुका है। फिर उसको एक हिंदू फैमिली शरण दी, तो उसकी लड़की के साथ बर्ताव करता भी, चौथा बच्चा भी होने वाला है उसका, उषा के साथ। तो दिस मैन इज मेंटली, उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। और ट्रंप ने ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया जो उसको चैलेंज ना कर पाए। और स्कॉट बेसेंट और आपके जो नवारो हैं, ये सब तो गोल्फ बडीज हैं ट्रंप के। ट्रंप की कैबिनेट इज द गोल्फ कैबिनेट, कि वो सारे जो गोल्फ के बडीज हैं, बिलियनियर्स क्लब है, एक गोल्फ पे जो डील्स करते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट्स बांट दिए, सारे के सारे डॉलर बिलियनियर्स, इंक्लूडिंग सर्जियो गोर भी उसी टीम का है। और सर्जियो गोर जो भारत में एम्बेसडर है, इसी ने उन लोगों को अपॉइंट किया है सबको, और है रशियन है,
जू है और कन्वर्टेड कैथोलिक है। मतलब मुझे तो लगता है ये तो स्पाई तो नहीं है रशिया अमेरिका के विरुद्ध, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बट द पॉइंट इज कि तो आपको देखा भी होगा रशिया ने अपोज नहीं किया इसके अपॉइंटमेंट को, कुछ कमेंट्स नहीं आया रशिया की तरफ से। तो रशिया जो खेल खेलता है वो भी लंबे खेल खेलता है। सो द पॉइंट इज कि ट्रम्प ने ये जितना भी डिसीजंस लिया अपने लिए खुद ही लिया, किसी और ने नहीं लिया। इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की सुनी कि 71 से हम भारत के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 71 से, और भारत अब जाके हमारी सुनना शुरू किया है। ट्रम्प ने जाके सारे रोड़े लगा दिए। पहले बाइडेन ने लगाए थे G404 के इंजन देने के लिए, भारत को नहीं देने के लिए, ट्रम्प ने उसको और भी बढ़ा दिया। सो ऑल दीज एक्शंस आर पर्सनल डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। उनको कोई अगर किसी ने एडवाइस किया भी होगा, वो एक हिडन फोर्स है जो ब्रिटेन से आती है, MI6 का कनेक्शन हो सकता है, जिन्होंने एडवाइस किया कि कीप प्लेइंग इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसमें कुछ पाकिस्तानी का भी ब्रेन हो सकता है, बिकॉज इस तरह के डिसीजंस पाकिस्तानी लेते हैं। पाकिस्तानी कभी कभी टैक्टिकल डिसीजन अच्छे लेते हैं और बाद में स्ट्रेटेजिक डिसीजन ब्लंडर कर जाते हैं। भारत के स्ट्रेटेजिक डिसीजन अच्छे होते हैं और हम टैक्टिक्स पे तो इंप्रूव कर ही रहे हैं। अब तो मोदी जी के टर्म में तो टैक्टिकली होता है सारा, और स्ट्रेटेजिक तो भी साथ में चलता है। सो द पॉइंट इज कि ये पर्सनल डिसीजन मुझे लगता है, मुझे, और गाइडेड बाय द यूके, क्योंकि यूके के पास ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया एंड साउथ एशिया चलती है, जहां पे पाकिस्तानियों का दबदबा है। सो इसलिए बोथ यूके लॉस्ट एंड अमेरिका आल्सो लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आदित्य जी, एक बात समझाइए, यूएन से जुड़ी हुई और कुछ दूसरी कुल मिलाकर के 70 संस्थाओं से बाहर निकल चुके हैं। यूरोपियन यूनियन जो माना जाता था कि भाई अमेरिका के रहमो करम पर ही है, उसने भी अल्टीमेटली एक तरीके से बगावत कर दी। नाटो जो है वो टूटने के कगार पर है। आपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि यहाँ का उद्योग जगत बहुत नाराज है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसको। और केवल उद्योग जगत की बात क्या करें, जितने टैरिफ थोप रहे हैं दुनिया पर, अल्टीमेटली उसका सबसे बड़ा जो पीड़ित वर्ग है वो तो अमेरिका की जनता है। उसको ज़्यादा दाम चुका करके चीज़ों को खरीदना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। क्या करके मानेंगे? अभी तो 3 साल बाकी हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस, अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, UNHRC में गए ईरान के लिए। अब UNHRC इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए, UNHRC से क्यों नहीं निकले? क्योंकि UNHRC इज ए टूल फॉर द अमेरिकन स्टेट पावर टू डू रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस। ईरान के ऊपर गए थे जिसमें भारत ने नो वोट किया, और बाकी 66 ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं यूएन के। तो ये जो अगेन स्ट्रेटेजिक थॉट लॉस्ट हो गया यहाँ पे। इनको लगा हम यूएन को पनिश करेंगे। एक्चुअली यूएन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब भारत भी उसको रिजेक्ट कर रहा है, ज्यादातर बायलैटरल ट्रीटीज हो रही है। आपने देखा नहीं होगा कि पिछले 1 साल में भारत डिमांड करना शुरू किया कि उसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। उसको मालूम है उसका रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने उसको बनाया था वही नीचे चले गए सारे। यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था टू होल्ड द कॉलोनियल लैंड्स, ये था रीयूनियन लैंड, फिर न्यू कैलेडोनिया, ये जो पैसिफिक में, सदर्न पैसिफिक में फ्रांस का बेस है, डियोगो गार्सिया के नीचे, डियोगो गार्सिया, ये सारे आइलैंड्स को रखने के लिए बनाया गया था टू कोलोनाइज एंड टॉक अबाउट पीस। मैं तो चाहता हूं कि जो भी नया फ्रेमवर्क आए, ये सारे देश वहां पे चले जाएं जिनको बिलोंग करते थे। तो इंडियन ओशन के जितने भी आइलैंड्स हैं वो इंडिया के आइलैंड्स हैं, भारत के हैं, हमारे तो पुराणों में लिखे हैं उनके बारे में। सो व्हाई वी शुड गिव अप दोज क्लेम्स। और दूसरा, जो अफ्रीका के पास में जो आइलैंड्स है, पोर्चुगीज आइलैंड्स है, वो सब पोर्चुगल को नहीं, अफ्रीका की कंट्रीज को जाने चाहिए। और जो कैरिबियन है, सारे आइलैंड्स कैरिबियन देशों को जाने चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस तो कहीं है नहीं अगर देखा जाए तो, अदर देन प्रिजर्विंग द लूट। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का जो मिसयूज अमेरिका ने बार बार किया है, मैं थोड़ा आपके टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूं क्वेश्चन से, वो उसको करेक्ट करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड नेशंस और एंड अमेरिका,
देखिए क्या है कि आ, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, इट वाज ओनली अमेरिकन ऑर्डर, अमेरिकन रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अगर आप नहीं सुनोगे तो हमारी सेनाएं पहुंच जाएंगी, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच जाएगा। अब वो एयरक्राफ्ट, ये पेट्रोल डॉलर नहीं है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है। पेट्रोल डॉलर तो बोला जाता है कि पेट्रोल डॉलर है, लेकिन एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है, क्योंकि उस पेट्रोल डॉलर के पीछे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। तो अब अमेरिका को वो चला गया है, बिकॉज मोर कंट्रीज हैव पावर टू डिस्ट्रॉय एन एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे ईरान ने पेंट कर दिया इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को। पेंटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग इन द ओशन, मतलब आइडेंटिफाइंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर इन एन ओशन, मतलब कि गंगा के अगर आप 10 बाय 10 किलोमीटर का जगह ले और उसमें पानी की में माचिस की तीली डाल दे, तो उसमें आइडेंटिफाई करिए माचिस की तीली किधर है, इज एज गुड एज दैट आइडेंटिफाइंग ए एयरक्राफ्ट कैरियर इन ओशन। तो उसको अगर ईरान ने पेंट कर दिया, मतलब देख लिया, इसका मतलब कि बाकियों के पास तो इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी। इंडिया बताता नहीं है और बाकी चाइना बताता नहीं है, रशियंस को तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो पॉइंट इज कि अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही, तो यूनाइटेड नेशंस मॉडल फेल होना ही है, और उसको डेलिबरेटली फेल किया जा रहा है। बट उसमें आई वाज जस्ट सरप्राइज कि अभी आपने रिजेक्ट किया, बाद में उसी का हेल्प ले रहे हो ईरान के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने के लिए। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। अगेन ए रॉन्ग डिसीजन बाय द कैबिनेट। अभी 3 दिन पहले स्कॉट बेसेंट जो है वो ताली बजा रहे थे कि वाह, भारत बहुत बढ़िया जा रहा है, रूस के साथ आपने तेल खरीद कम कर दिया है, अब हम 25% टैरिफ आपसे वापस ले सकते हैं। और 3 दिन के भीतर ये हो गया कांड जो दिल्ली में आज देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एफटीए साइन हो गया। क्या करेगा अमेरिका अब? देखिए वो पुराने थ्रेटनिंग गेम्स पे आएंगे, टैरिफ थ्रेटन करेंगे, जैसे चाइना और कनाडा का उन्होंने थ्रेटन करके रिवर्सल कराया वहां पे इंटरनली। लेकिन शायद चाइना विल कंटिन्यू विद कनाडा, ईवी का एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेगा। मतलब चाइना और कनाडा में भी नहीं सुनी, बट जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ और दिया है कनाडा ने। और भारत के ऊपर भी टैरिफ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे थ्रेटन करेंगे। लेकिन एक बात उनको पता लग गया है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज, जो बोलते थे कि इररिप्रेसिबल, नोबडी कैन रिप्लेस इट, भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध खड़ा हुआ, डिस्पाइट ऑल देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग, जो कि सुपीरियर है मानता हूं मैं, वेरी गुड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स। लेकिन क्या होता है ना, असुर हमेशा हारता है इन द एंड। तो उन्होंने खड़ा किया, और डिस्पाइट दैट इंडिया वेंट अहेड। उनको फोन नहीं उठाया मोदी जी ने, इग्नोर किया, एंड दे वेंट अहेड विद द ईयू डील। तो भारत ने जो कड़ा तमाचा मारा है, शायद उनको ये समझ में आया होगा भारत इस तरह डील नहीं करता। तो अगर गुड सेंस प्रिवेल्स, मैं बोल रहा हूं अगर, इसलिए बोल रहा हूं अगर गुड सेंस प्रिवेल्स, देन ही विल क्लैम डाउन ऑन टैरिफ, और टैरिफ्स को जीरो करेंगे अगर गुड सेंस प्रिवेल्स। इफ अगर बैड सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि ट्रंप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, शायद अनप्रेडिक्टेबल है। अगर बैड सेंस प्रिवेल्स, और बसंत और नवारो करके जैसे साइकोफेंट्स है, एडवाइजर्स नहीं है, चापलूस है, चापलूस अगर वो प्रिवेल करते हैं तो भारत के ऊपर ये लोग टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और अगर वो बढ़ेगा तो उसमें अमेरिका विल बी आइसोलेटेड, क्योंकि भारत के जो फ्री ट्रेड डील्स है सभी देशों के पास है। इनफैक्ट अगले हफ्ते जो है कैनेडियन डेलीगेशन आ रहा है एलएनजी बेचने के लिए, तो उसमें उनका एलएनजी का भी डील चला जाएगा। तो अभी ट्रंप को ये देखना है कि रशियन डील पे फोकस करें, कैनेडियन डील पे फोकस करें, क्योंकि अभी अमेरिका से भारत खरीद रहा है एलएनजी। तो हरदीप सिंह पुरी को मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा यहाँ पे कि उन्होंने जो, बिकॉज ही इज ए वेरी कट्टर देशभक्त है, तो जिस तरह उन्होंने इसमें डील किया विद स्ट्रेंथ, तो अमेरिका के पास अभी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं एवरी मिनट। अभी केवल कनाडा नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, फिर ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, पुतिन साहब होकर के चले ही गए हैं, अभी यूरोपियन यूनियन से ये हो ही गया है। इसके अलावा आप ये देखिए
कि भारत के पास अब ऑप्शन कितने खुले हुए हैं। जब से ये पंगा लिया है डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने, और जो बदजुबानी जिसको आप बता रहे थे इनको नवारो को कि वो चापलूस हैं, चापलूस भी है, बददिमाग भी है और बदजुबान भी है। इन्होंने कहा था कि 2 महीने में देखिएगा कि मोदी जी टेबल पर भी आएँगे बात करने के लिए और माफ़ी भी माँगेंगे। तो अब इनकी समझ में आया होगा कि बदजुबानी का नतीजा क्या होता है। तो इस समय जो वॉशिंगटन की तरफ देखते थे, मुझे तो लग रहा है कि नई दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। देखिए, नई दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ है। वो तो हमारे महाभारत में लिखा ही हुआ है कि जो भी इंद्रप्रस्थ पे राज करेगा वही विश्व का राज करता है। ये तो हम लोग को मान लेना चाहिए। दिख ही रहा है बार-बार। बस एक अच्छा धार्मिक लीडर चाहिए और कुछ नहीं। दूसरा आपने बात किया बद बदजुबानी का। इनके आपस में अगर इनकी भाषा आप सुने, जो आपस में लोग बात करते हैं, आप लोगों को कान में रुई लगानी पड़ेगी। इतने बदतमीज हैं आपस में भी, और किसी भी गाली या अपशब्द के बिना आपस में भी बात नहीं करते। बड़ा चीप स्टेटस है, चीप। आप देखिए किस तरह के ट्वीट किए जाते हैं थ्रू सोशल पे। उसको तो मैं अपनी गाली सोशल बोलना शुरू कर दिया है कि अब्यूज सोशल। तो ये जो एटीट्यूड है, ये टिपिकल अमेरिकन न्यूयॉर्कर यांकी टॉक्स है। वहां के लोग ऐसे ही शुरू से बात करते हैं। सो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लोग यहाँ पे लाए गए थे, क्रिमिनल माइंडेड। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में क्रिमिनल्स नहीं गए, यहाँ पर भी लाए गए बहुत सारे। अच्छा, अब आते हैं कि जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे कि मैं 15 में माफी मांगने भारत आएगा, वो ये बात भूल गए इंदिरा गांधी के समय में भी भारत ने कभी माफी या कुछ ऐसी बातें नहीं की। इंदिरा गांधी ने बोला था वी विल सी निक्सन, और निक्सन को दो टूक बोलकर आई थी, तुम वियतनाम नहीं संभाल पाए, क्या तुम हमको संभाल लोगे, हम 10 गुना बड़े हैं। इंदिरा गांधी बोल के आई थी उनको। रोनाल्ड रीगन को भी इंदिरा गांधी ने सुनाया था 1984 में, 83 में सुनाया था। जब वो आई थी उन्होंने सुनाया था रोनाल्ड रीगन को। जब उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह बात कर सकता है, तो आज तो नरेंद्र मोदी है, आज तो सरकार ही अलग है। तो इट कॉस्टेड देम गुडविल इन भारत। भारतीय प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट्स 140 करोड़ भारतीय। तो आप भारत के ट्रेडिशंस, भारत के इतिहास, उसको इग्नोर करके आप ऐसी बातें कर रहे हो। और पुतिन ने समझाया था इनको, पुतिन ने कहा था कि चीन और भारत के साथ आप अबे तबे कह के बात नहीं कर सकते। वो दोनों मिलकर के 280 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं। तो ये जो पुतिन का इतिहास मालूम है, पुतिन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। 3 घंटे का जो मीटिंग हुआ था अलास्का में, 2 घंटे लेक्चर पे, हिस्ट्री पे लेक्चर दिया। उसका 3 घंटे का आप लेक्चर सुनिए टकर कार्सन को, जो उसने दिया है। व्हाट ए फेनोमेनल हिस्ट्रिकल लेसन। वो तो हमसे मैच करता है, हम लोगों के इतिहास से मैच करता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में ना पहली बुक के लिए मैं गया था। वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डीकोलोनाइज इंडियन हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में। इसीलिए मॉस्को के लोगों को भारत के ऊपर ट्रस्ट रहता है, क्योंकि वो वास्तविक इतिहास पढ़ते हैं। वो तो यहां तक बोलते हैं कि जो भारत की जो पुरानी सीमाएं थी हमसे मिलती थी, ये बात करती है मॉस्को यूनिवर्सिटी। वो तो भारतीय गवर्नमेंट नहीं मानती, बात अलग है। तो इन लोगों को ना इतिहास का है, इनकी पर्सनल लैंग्वेज, पर्सनल कैरेक्टर मिसिंग। अब ऐसा व्यक्ति अगर राजा बन जाए तो इस तरह की बकवास बातें करने वाला है। और आप एक बात देखिएगा, जिस दिन भारत को जरूरत पड़ी कि ट्रेड बचाने के लिए भारतीय नेवी विल बी डिप्लॉयड इन मेडिटेरेनियन, एंड उधर फिलीपींस के पास चाइना भी अपोज नहीं करेगा, यूरोप भी अपोज नहीं करेगा, एंड इंडियन नेवी विल बी गिवन फ्री रन। जिस दिन वो हो गया, ऑल अमेरिकन एंग्लो सैक्सन कॉलोनियल प्राइड इज गो अवे, चला जाएगा। और इवेंचुअली फ्यूचर तो यही होने वाला है कि अभी तक ये लोग भारतीयों को परेशान कर रहे थे ग्रीन कार्ड के लिए या H1B के लिए। मुझे तो फ्यूचर ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिकन को इंडियन बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और तब इंडिया में आएंगे। सो दैट इज द वे इन विच इंडिया इज मूविंग। और वो दिखता ही है सुपर पावर। 2047 नहीं, आज के समय में देखा जाए तो भारत ही सुपर पावर है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पार्लियामेंट इसलिए बनाई है कि 2-3 अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव अंदर आके बैठे, देखें। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो
तो लाइक का बटन दबा दें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। आदित्य जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।